हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम समझेंगे अकाउंटिंग ग्रुप क्या होते हैं। अगर आप टैली ईआरपी 9 में काम करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग में होने वाली हर एक एंट्री में जो लेजर खाते बनते हैं, जो भी लेजर बनता है उन सभी लेजर खातों के लिए अलग अलग ग्रुप होते हैं। अकाउंटिंग में कुल 27 ऐसे ग्रुप होते हैं। तो इन 27 ग्रुप के बारे में आज हम संक्षिप्त में जानेंगे कि किस लेजर में किस ग्रुप को हमें रखना चाहिए, किस टाइप का लेजर बनाएंगे और उसमें कौन सा ग्रुप हमारा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 27 ग्रुप के बारे में। तो पहला ग्रुप है हमारा बैंक ओडी अकाउंट। जो भी हमारे बैंक खाते हैं, मान लीजिए हमारे कंपनी ने जाकर के एचडीएफसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवाया। तो जब एचडीएफसी बैंक में हम सेविंग अकाउंट खुलवा कर आए हैं तो उसकी टैली के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो लेजर का नाम हमारा होगा एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, एचडीएफसी बैंक करेंट अकाउंट या फिर एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट। और जब लेजर हम उसका नाम देंगे एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट तो उसका ग्रुप पूछेगा, तो ग्रुप होगा हमारा बैंक अकाउंट का। दूसरा है बैंक ओडी अकाउंट। जो भी हमने किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, अगर हम किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखे हैं तो हमारा लेजर होगा कुछ इस तरीके से। ओवरड्राफ्ट का लेजर हम बना सकते हैं या फिर बैंक ओडी अकाउंट के नाम से भी हम लेजर बना सकते हैं, जिसका ग्रुप भी बैंक ओडी अकाउंट ही हमें देना होगा। तीसरा है ब्रांच एंड डिवीजन। किसी भी बड़ी कंपनी की अलग अलग जगह पर शाखाएं, जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन आरा। अब मैंने एक और अपना ब्रांच खोला पटना में, तो उसका नाम हो गया ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन पटना। तो जब हम आरा वाले ब्रांच में, जो आरा का हमारा ब्रांच है, इसमें पटना वाले ब्रांच का जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर का तो नाम हो जाएगा ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन पटना, और उसका ग्रुप क्या देंगे हम, तो ग्रुप होगा ब्रांच एंड डिवीजन, क्योंकि इसी का वो ब्रांच है। चौथा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जिन रुपयों से हमने व्यापार शुरू किया है। अगर मान लीजिए किसी दुकान में या किसी शोरूम को खोलने में हम 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो 10 लाख रुपया हमारा लागत आ रहा है उस दुकान को या शोरूम को खोलने में, वो हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। जिन पैसों से हम व्यापार शुरू करते हैं वो हमारा, उसे कैपिटल अकाउंट ही कहा जाता है। तो अगर हम 10 लाख रुपए से अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं तो अपने टैली के अंदर भी हम उस रुपयों की एंट्री कराएंगे। तो उन रुपयों की एंट्री कराएंगे तो उसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट का। 5 नंबर पे है कैश इन हैंड। जो भी हमारे पास नगद रुपया पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी के अंदर कुछ नगद रुपए की भी हमें जरूरत पड़ती है। हो सकता है हमारे कंपनी के अंदर नगद रुपए का कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो रहा हो, जो भी हम माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारा कुछ ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी में कुछ कैश की ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे कामों के लिए, कहीं किसी को 200 दे करके कहीं भेजना है हमारे एम्प्लॉय को, तो कुछ कैश हमारे पास चाहिए। तो मान लीजिए कंपनी का मैनेजर या कंपनी का मालिक कुछ कैश अकाउंटेंट के हाथ में दे रहा है, तो अकाउंटेंट जब कैश रिसिप्ट करेगा तो उसकी एंट्री कराएगा। तो उस कैश को वो रखेगा, लेजर तो बना देगा। कैश कैश के नाम से लेजर बन सकता है या फिर पेटी कैश के नाम से हम लेजर बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप उसका होगा कैश इन हैंड, जो भी हमारे पास नगद रुपए पड़ा है। 6 नंबर में है करंट असेट्स। करंट का मतलब क्या होता है, चालू। असेट्स मतलब संपत्ति, यानी चालू संपत्तियां, यानी ऐसी संपत्तियां जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में है करंट लाइबिलिटीज। ऐसे दायित्व जो कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं। करंट मतलब चालू, लाइबिलिटीज मतलब उत्तरदायित्व, मतलब ऐसे उत्तरदायित्व जो कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं। करंट का मतलब यही होता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। 8 नंबर में है डिपॉजिट एसेट्स।
डिपॉजिट एसेट्स में क्या होता है? ऐसे रुपए जो हमने किसी को सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवा के रखे हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे शोरूम भाड़े पे ले रहे हैं, तो शोरूम का मालिक जो लैंड ओनर है वो बोल रहा है कि भाई आपका 2 लाख रुपया पगड़ी यहाँ पे लगेगा। तो क्या हो रहा है, हम अपनी संपत्ति को वहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे रुपयों को जो हम किसी को सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवा के दे रखते हैं, वो हमारे डिपॉजिट एसेट्स के अंदर आता है। 9 नंबर में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, यानी कि व्यापार में होने वाले सभी प्रत्यक्ष खर्चे। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है, तो जिन खर्चों के बिना हमारी कंपनी चल नहीं सकती वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जैसे हमारे कंपनी में कोई मशीन खराब हो गया, उस मशीन को बनाने में अगर कुछ लागत आ रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस मशीन को नहीं बनवाएंगे हमारी कंपनी चलेगी नहीं। तो इस टाइप के खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष खर्चे। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में है डायरेक्ट इनकम। व्यापार में होने वाली सभी प्रत्यक्ष आय, यानी कि मान लीजिए प्रत्यक्ष आय क्या होता है। मान लीजिए मेरा मोबाइल का शोरूम है, मेरा काम है मोबाइल खरीदना और बेचना और उसके बदले इनकम कमाना, ठीक है। तो जो हम मोबाइल बेच करके इनकम कमा रहे हैं वो हमारा प्रत्यक्ष आय हो गया। हमारा मेन बिजनेस से जो भी हमें प्रॉफिट होता है वो हमारे डायरेक्ट इनकम में आता है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। माल की खरीद और बिक्री पर लगने वाला टैक्स। देखिए टैक्स चाहे किसी भी प्रकार का लगे, उसका ग्रुप हमें देना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। मान लीजिए हम अपने इनवॉइस पे जीएसटी दर्शा रहे हैं, तो जब जीएसटी दर्शा रहे हैं तो जीएसटी का लेजर बनाएंगे। मान लीजिए एस जीएसटी का लेजर बना रहे हैं हम, या फिर आई जीएसटी का लेजर बना रहे हैं, या फिर सी जीएसटी का लेजर बना रहे हैं। तो ये जो भी हम लेजर बनाएंगे ना, चाहे टैक्स किसी भी प्रकार का हो, तो लेजर तो हम कोई भी बना सकते हैं, बट उसका ग्रुप एक ही होगा, वो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज का। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स व्यापार की सभी अस्थायी संपत्तियां। देखिए फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, व्यापार की सभी अस्थायी संपत्तियां। जैसे मान लीजिए मैंने अपने ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर खरीद लिया, वो हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, अस्थायी संपत्ति हो गया। या फिर हमने अपने ऑफिस के लिए कूलर खरीद लिया या एयर कंडीशन खरीद लिया, तो ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आते हैं। अब मान लीजिए मैंने एयर कूलर खरीदा अपने ऑफिस के लिए, तो टैली के अंदर तो एंट्री कराएंगे हम, तो जो लेजर बनेगा एयर कूलर का उसका नाम मैं दे दूंगा एयर कूलर, लेकिन उसका ग्रुप क्या देंगे हम, तो उसका ग्रुप देना होगा हमें फिक्स्ड एसेट्स का, क्योंकि वो हमारा अस्थायी संपत्ति है। उसको हम बेचने वाले नहीं है, बेचने के लिए हमने नहीं खरीदा हुआ है, वो अस्थायी संपत्ति है, वो हमारा करेंट एसेट्स में नहीं आएगा, वो फिक्स्ड एसेट्स में आता है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्यापार में होने वाले सभी अप्रत्यक्ष खर्चे। तो देखिए जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब नहीं, हम लोगों ने समझा कि जिन खर्चों के बिना हमारी कंपनी नहीं चल सकती उन खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो अपनी कंपनी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। फॉर एग्जांपल हम अपने जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हम टी कॉफ़ी ये सब सुविधा उनको दे रहे हैं, तो ये हम अपनी कंपनी को बेहतर ढंग से चलाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। या मैंने पंखा खरीद लिया, या फिर जैसे हमने कारपेट खरीद लिया अपनी कंपनी के लिए, या फिर यहाँ तक कि जो स्टाफ की सैलरी होती है ना, वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में है इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम का आपने समझा कि इसके पहले मैंने बताया आपको डायरेक्ट इनकम का। तो डायरेक्ट इनकम में आपने समझा कि व्यापार में होने वाली सभी प्रत्यक्ष आय जो हम अपने मेन बिजनेस से इनकम कमाते हैं वो हमारा डायरेक्ट इनकम होता है। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, व्यापार में होने वाली सभी अप्रत्यक्ष आय। तो यह अप्रत्यक्ष आय हमें होगा कैसे, मान लीजिए कहीं से हमें कुछ कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो जो हमें कमीशन मिल रहा है वो हमारा अप्रत्यक्ष आय हो गया। या फिर एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि मेरा कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम है और मेरा काम है कपड़ा खरीदना और कपड़ा बेचना। तो जो हम कपड़ा खरीद के कपड़ा बेचते हैं उसमें जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमारा मेन इनकम हो गया, है ना, डायरेक्ट इनकम हो गया। लेकिन
वो जिस कार्टन बॉक्सेस में वो कपड़ा पैक होके आ रहा है, वो कार्टन बॉक्स का बहुत सारा मेरे पास लॉट जमा हो गया है। मैंने क्या किया, एक दिन स्कार्प वाले को बुला करके स्कार्प वाले को वो सारा कार्टन बॉक्स सेल कर दिया। उसको मैंने सेल किया, उससे जो हमें पैसा आया वो क्या हुआ, वो हमारे इनडायरेक्ट इनकम में आ गया, क्योंकि कार्टन बेचने, एम्प्टी कार्टन बॉक्स बेचने का मेरा मेन बिजनेस तो है नहीं, तो हमारे इनडायरेक्ट इनकम में इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में है इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का किया गया निवेश। कहीं भी हम कुछ अगर पैसा निवेश करते हैं तो उसका ग्रुप हमें इन्वेस्टमेंट का ही ग्रुप दिया जाता है। जैसे मान लीजिए HDFC म्यूचुअल फंड में हमने कुछ पैसा डाल दिया, तो लेजर होगा हमारा HDFC म्यूचुअल फंड, बट उसका ग्रुप क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में है लोन एंड एडवांस एसेट्स। देखिए यहाँ पे लोन है एंड एडवांस दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आप एसेट्स देख सकते हो। एसेट्स मतलब क्या होता है, हमारी संपत्ति, यानी कि अगर हम किसी को लोन देते हैं, हमारे द्वारा दिया गया किसी को लोन, ठीक है, तो किसी को हम लोन दे रहे हैं, तो भले हम उसको दे रहे हैं लेकिन वो पैसा हमारा है, उसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो संपत्ति हमारी है, इसलिए यहाँ पे आपको एसेट्स देखने को मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर। अगर लोन एसेट्स आपको दिखाई देगा, यानी कि हमने किसी को दिया हुआ है, ये हमारी संपत्ति है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में है लोन लाइबिलिटीज, हमारे द्वारा किसी से लिया गया लोन। देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज का ब्रैकेट के अंदर लाइबिलिटी आ रहा है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व। हमारी उत्तरदायित्व कब बनेगी, अगर हमने किसी से लोन लिया हुआ है तो हमारी उत्तरदायित्व होती है कि उसका लोन हम चुकाएं, ठीक है। तो जिस लोन के आगे लाइबिलिटी लगा होगा वो हमने किसी से लिया हुआ है, या हम किसी से लेते हैं तो उसको लोन एंड लाइबिलिटी के ग्रुप में ही रखा जाता है, लोन लाइबिलिटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में है मिस्क एक्सपेंसेस एसेट्स, ऐसे खर्चे जो हो सकते हैं पर हुए ना हो। तो इसको हम कैसे, किस कंडीशन में बुक करा सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे खर्चे जो हो सकते हैं पर हुए ना हो। तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है हमारे कंपनी के अंदर, 15 दिन काम किया, 15 दिन काम करके वो काम छोड़ के चला गया, लेकिन मुझे ये डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद मेरे पास वो अपनी सैलरी लेने के लिए आ सकता है। तो देखिए सैलरी का मैंने क्या बताया आपको कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, यानी कि ये खर्चा हो सकता है 3 महीने बाद अगर आया तो उसको हम सैलरी देंगे, यानी कि वो खर्चे में चला जाएगा, राइट। बट अभी वो खर्चा हुआ नहीं है, तो मान लीजिए, तो उसका क्या है ना कि हमें 5,000 रुपये अगर उसका 15 दिन का सैलरी हो रहा है तो हमें बुक करके उसको रखना होगा। तो हम बुक कैसे करेंगे, उसको मिस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंदर बुक करके रख देंगे 5,000 रुपये को, क्योंकि वो खर्च तो हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है जब भी वो सैलरी मांगने आएगा तो वो खर्चा हमारा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में है प्रोविजन, व्यापार के बेहतर भविष्य के लिए पहले से तैयार किया गया प्रावधान, या फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम, व्यापार में होने वाले लॉस की पहले से तैयारी करना। प्रोविजन का मतलब ही होता है लॉस की पहले से तैयारी करना। चलिए देखिए, व्यापार में हमें भविष्य में लॉस कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए इस साल मेरे बिजनेस में मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा ही प्रॉफिट हुआ है मुझे, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ है कि हमने किसी को माल बेचा हुआ है, उससे मुझे 50,000 रुपये लेना था, बट वो 40,000 ही मुझे दे रहा है, 10,000 रुपये वो मेरा नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि आपके अकाउंट इसमें आइटम में कुछ डिफेक्ट था या कुछ वगैरह वगैरह बोल करके ये वो ठान लिया है कि 10,000 रुपये हम देंगे नहीं, और हम भी वो 10,000 रुपये को अपना लॉस मान करके चल रहे हैं। तो देखिए इस साल हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, 5 लाख हुआ है, लेकिन वो अगर 10,000 रुपये और मेरा दे देता तो 5,10,000 रुपये मेरा प्रॉफिट होता, लेकिन वो 10,000 नहीं दे रहा है मुझे, फिर भी मुझे 5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगले साल का मुझे नहीं पता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, हमें प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा, है ना। लेकिन इस साल अच्छा खासा लॉस हुआ है, और मुझे ये लग रहा है कि शायद कोई इस टाइप का, जैसे ये जो हमारा डेब्टर है जो 10,000 रुपये कम इस साल दे रहा है, तो इस टाइप का कोई डेब्टर अगले साल में मुझे 10,000 या 20,000 रुपये कम दे सकता है। तो मैं क्या करूंगा ना, इस साल 5 लाख रुपए जो मुझे फायदा हुआ है, 5 लाख ना दिखा करके मैं 4,80,000 रुपया ही प्रॉफिट अपना दिखा दूंगा, और 20,000 रुपये इसमें से क्या करूंगा मैं प्रोविजन के लिए बुक करा दूंगा। यानी अगले साल अगर हमें लॉस भी हुआ तो हमें पता नहीं चलेगा कि मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने इसी साल उसको अगले साल के लिए भी इसी साल 20,000 रुपये का लॉस दिखा दिया है।
तो अगले साल कोई ऐसा डेप्टर्स हमारा मिल जाता है जो 10-20 हज़ार रुपये कम देता है, तो हमें हमारा अगले साल अगर हमारा कंपनी प्रॉफिट में भी जाए तो अच्छा है, और अगर लॉस में भी जाए तो ये वाला लॉस कम से कम हमें पता नहीं चलेगा अगले साल, इसलिए हम लोग प्रोविजन बुक कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में है परचेस अकाउंट। व्यापार में होने वाली सभी तरह की खरीद, जो भी हम माल खरीदते हैं कहीं से, तो उसका ग्रुप हमें परचेस अकाउंट का ही देना होता है। 21 नंबर में है रिजर्व एंड सरप्लस। व्यापार के बेहतर भविष्य के लिए बचाया गया धन। मान लीजिए मेरे कंपनी के अंदर अभी 5 मशीन है, मैं सोच रहा हूँ ना कि काश मेरे पास 10 मशीन होता तो मेरा बिजनेस और अच्छा से ग्रो करता, हम अच्छा से बिजनेस और कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे हर महीने 50,000 रुपये की प्रॉफिट होती है, तो 50,000 रुपये में हर महीने प्रॉफिट का ले लेता हूँ। मैंने सोचा कि चलिए मैं इस महीने से 50,000 ना लेकर के 30,000 ही रुपया लूंगा, और 20,000 रुपया मैं कम से कम 2 से 3 साल तक अगर बचा करके रखूंगा तो और 5 मशीन या 4 मशीन में खरीद सकता हूँ। तो देखिए, जो इसमें से हम 20,000 रुपया हर महीने बचा रहे हैं ना, वही होगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप। उन पैसों को हम रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो कंपनी का एमडी है वो पैसा अपना बचा करके रख रहा है, तो हम लेजर बना देंगे एमडी रिजर्व फंड, और उसका ग्रुप दे देंगे रिजर्व एंड सरप्लस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में है सेल अकाउंट। व्यापार में होने वाली सभी तरह की बिक्री, जो भी हम माल बेचते हैं उसका ग्रुप हमें सेल अकाउंट का देना होता है। 23 नंबर में है सिक्योर्ड लोन, जिनसे हमने सिक्योरिटी देकर लोन ले रखा है। मान लीजिए हम किसी बैंक में जा रहे हैं लोन के लिए, वो बोल रहा है कि भाई आपको जमीन का पेपर या कुछ ज्वेलरी आप जब तक गिरवी नहीं रखोगे मैं आपको लोन नहीं दूंगा। इससे क्या होगा कि अगर उसका मैंने लोन नहीं चुकाया तो वो ज्वेलरी से या हमारी जमीन से रिकवर कर सकता है, कब्जा कर सकता है उन चीजों पर, इसलिए वो सिक्योर्ड लोन है, उसका लोन डूबेगा नहीं। तो इस टाइप का अगर हम कोई लोन लेते हैं जिसमें सिक्योरिटी दे करके लेते हैं, तो वो हमारे सिक्योर्ड लोन के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इन हैंड, वो माल जो अभी व्यापार में पड़ा हुआ है, जो भी हमारे स्टोर में, शोरूम में, वेयर हाउस में जो माल हमारा पड़ा हुआ है, उन सारे माल को हम स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में है सैंड्री क्रेडिटर, जो हमसे रुपए मांगते हैं। तो हमसे कोई रुपए क्यों मांगेगा भाई? तो हाँ, जिनसे हम माल खरीदते हैं वो हमसे रुपए मांगेंगे, तो जिनसे हम माल खरीदते हैं ना उनका ग्रुप हमें सैंड्री क्रेडिटर का देना होता है, क्योंकि वो हमसे पैसे मांगते हैं। मान लीजिए मैंने पीएस मॉल से माल खरीदा है, तो हमने लेजर क्रिएट किया पीएस मॉल, तो पीएस मॉल का हम ग्रुप क्या देंगे? सैंड्री क्रेडिटर का, क्योंकि वो हमसे पैसे मांगेगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर में सैंड्री डेब्टर्स, जिनसे हम रुपए मांगते हैं। तो हम किन्हीं से क्यों रुपए मांगेंगे? तो हम रुपए उस कंडीशन में मांगेंगे कि अगर मान लीजिए हम किसी से को माल बेच रहे हैं, तो जो जिससे हम माल बेच रहे हैं उनसे रुपए तो मांगेंगे ही। मान लीजिए मैंने एसएस मॉल को माल बेचा, तो मैंने लेजर बना दिया एसएस मॉल, बट उसका ग्रुप क्या देंगे? सैंड्री डेब्टर, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है, तो उसका ग्रुप होगा सैंड्री डेब्टर का। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में है अनसिक्योर्ड लोन। देखिए, सिक्योर्ड लोन का मैंने बताया था, जिसमें हम कुछ गिरवी रख करके लोन लेते हैं, यानी सिक्योरिटी दे करके लोन लेते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन क्या है? जिनसे हम बिना सिक्योरिटी दिए लोन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि इसका पैसा डूबने का चांस रहता है। अगर मैंने इसका लोन नहीं दिया तो इसका पैसा डूब भी सकता है, इसलिए ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो ये मैंने आप लोग को 27 ग्रुप के बारे में संक्षिप्त में बताया है। आगे जो भी हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो में हर एक ग्रुप के बारे में एक वीडियो सिर्फ एक ग्रुप का होगा, जिसमें आपको विस्तार पूर्वक उस ग्रुप के बारे में बताया जाएगा, प्लस उस ग्रुप की एंट्री भी करने सिखाई जाएगी उसी वीडियो के अंदर। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी अगर टैली कर रहे हैं तो उनको भी ग्रुप्स के बारे में जानकारी मिले, इससे को देख करके थोड़ा अच्छा से वो भी समझ सके। आपके घर पे अगर सिस्टम है तो इसको देख करके आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो भी हमारा वीडियो आने वाला है हर ग्रुप के बारे में आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा उसके बारे में, और उसके एंट्री भी आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।